Good morning students, I taught you your 6th chapter Essay Theve and today we will continue rest of the chapter. I told you in this chapter, मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था कि महादेवी वर्मा है वो किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू के बारे में वर्णन करते हैं, कैसे वो बताते हैं कि उनमें कितना अपनापन है वो भरा हुआ होता है, किस तरीके से वो लोगों से प्यार करते हैं. Let's start our rest of the chapter, page number 43 and second paragraph. मैंने उन्हें अनेक बार देखा था मालाओं से लदे लदे भाषण देते हुए, जेल जाते हुए, घर में बड़ी मधुर आत्मीयता से कमल भाभी से बातें करते हुए, छोटी सी इंदिरा जी पर प्यार से हाथ फेरते हुए. ये जो महादेवी वर्मा है ये क्या बताती है कि मैंने जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत बार देखा है कि वो लोग बड़ी बड़ी जगह पर जाते थे और क्या करते थे, लोग उनका स्वागत किया करते थे, उन्हें मालाएं पहनाया करते थे. फिर वो क्या करते थे, वही माला पहन के फिर वो स्टेज पे जाके लोगों को भाषण दिया करते थे और लोग उनका भाषण है वो बड़े ही प्यार से, बड़े ही ध्यान से सुना करते थे. घर में बड़ी मधुरता और अपनेपन से वो लोगों से बातें किया करते थे और अपनी जो बेटी है इंदिरा गांधी उस पर प्यार से हाथ फेरते थे, वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे. संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ बापू के चरणों में बैठते थे और वे संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ में किसके चरणों में बैठा करते थे, महात्मा गांधी के चरणों में, क्योंकि वो उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे. स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक और सेनापति के रूप में भी उनका संपर्क सुलभ रहा था. मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी सैनिक वगैरह है वो उनके बहुत ही ज़्यादा संपर्क में रहे थे और ये खुद भी उस स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे. प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रथम कुलपति के रूप में भी उन्हें चुना गया था. किसी भी स्थिति में उनके मानवीय रूप में कोई अंतर नहीं मिला था. मतलब कि इतनी परिस्थितियां हुई, वो इतनी बड़ी पोस्ट पे चले गए, लेकिन उनके व्यवहार में, उनके अपनेपन में आज तक कोई भी अंतर नहीं आया. जैसे वो पहले थे ठीक वैसे ही वो बाद में बिहेव करते थे. कोई भी इतनी बड़ी पोस्ट में जाने के बाद में उनमें कोई भी घमंड नहीं आया था. वो लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करते थे जैसे वो पहले ट्रीट किया करते थे, ठीक बाद में भी वो लोगों को वैसे ही ट्रीट किया करते थे. अत्यधिक व्यवस्था में भी उनका स्नेह भरा मानवीय रूप अमर ही रहा है. मतलब कि इतनी व्यवस्था के बाद में भी उनका प्यार वैसे का वैसे ही लोगों पर बना हुआ है. उनके प्रधानमंत्री होने के उपरांत मुझे एक विशेष काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा. जब वो प्रधानमंत्री बन गए थे तो उस वक्त क्या हुआ, मुझे भी दिल्ली जाना पड़ा था, क्योंकि वो उस वक्त कहाँ पर थे, दिल्ली में थे. मैंने सोचा कि जवाहर भाई से मिल लूँ. तब मैंने क्या सोचा कि मुझे जवाहरलाल जी से मिल लेना चाहिए. प्रधानमंत्री से मिलने का अवकाश कहाँ था, ऐसे ही प्रभात वेला में उनके विशाल भवन पर उपस्थिति हुई थी. मतलब कि उनसे मिलने का इतना अवकाश नहीं था मेरे पास, लेकिन फिर भी क्या हुआ, सुबह सुबह मैं उनके विशाल भवन पर चली गई. उनके निजी सचिव ने कहा कि समय पूर्व निश्चित किए बिना भेंट होना संभव नहीं है. वहाँ उनका एक सचिव था तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि बिना समय निर्धारित किए कोई भी उनसे नहीं मिल सकता. मतलब कि उनसे मिलने के लिए पहले ही समय निर्धारित करना होता है, वहाँ एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, उसके बाद में कोई उनसे मिल पाता है, अन्यथा कोई उनसे नहीं मिल पाता. यहाँ तो लोग 10-10 दिन प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं. मतलब उस सचिव ने महादेवी वर्मा को क्या बताया कि इनसे मिलने के लिए लोग 10-10 दिन उनका इंतज़ार किया करते हैं. यह बात सुनते ही मेरा मन विद्रोह कर उठा. मतलब कि जब उन्होंने सुना कि इनसे मिलने के लिए लोग 10-10 दिन तक इंतज़ार करते हैं तो उनके मन में गुस्सा आ गया. मैंने कहा वह प्रधानमंत्री की व्यस्तता का प्रमाण हो सकता है, परंतु जो 10-10 दिन पड़े रहते हैं उनके निठल्लेपन का तो कोई निश्चित प्रमाण है ही. मतलब कि वो क्या कहना चाहती है, उन्होंने जब सुना कि 10-10 दिन लोग इंतज़ार करते हैं तो उनके मन में गुस्सा आ जाता है. तो वो क्या कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री और वो बिजी हैं, ये प्रमाण होता है, ये साबित हो सकता है. लेकिन जो 10-10 दिन इंतज़ार करते हैं वो तो एकदम ही निठल्ले हैं. उनके निठल्लेपन का प्रमाण यहाँ सिद्ध हो रहा है. मतलब फिर वो क्या कहती है कि आप जाकर उनसे कहिए कि प्रयाग से महादेवी आई है, ठीक है, और मुझे उनसे मिलना है. मैं उनके लिए 10 दिन इंतज़ार नहीं कर सकती. मैं अपने ज़िंदगी के इतने कीमती समय को, मतलब 10 दिन को ऐसे ही नहीं गंवा सकती. मुझे आज के आज उनसे मिलना है और आज के आज मुझे वापस जाना है. मेरा संदेश किस रूप में पहुंचा यह पता नहीं,
मतलब मैंने उनको इतना कह दिया कि मैं 10 दिन इंतज़ार नहीं कर सकती। तो मेरा संदेश जवाहरलाल नेहरू जी के पास किस रूप में पहुंचा यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा संदेश पहुंचते ही क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू सीढ़ियों से नीचे उतरकर तेजी से आते हुए मुझे दिखाई दिए और फिर उन्होंने क्या किया, मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे ऊपर ले गए। ठीक है, ऊपर ले जाकर मुझे बैठा दिया और मुझे कहा कि तुम इंतज़ार करो, कॉफ़ी तुम्हारे लिए अभी आती होगी। और मैं वहाँ बैठकर कॉफ़ी का इंतज़ार करने लगी और उनसे बातें करने लगी। तब जवाहरलाल नेहरू जी मुझे क्या कहते हैं कि चलो बताओ इलाहाबाद के क्या हालचाल है। वे इस प्रकार बातें कहते गए कि मुझे न रूठने की याद रही न शिकायत करने की। मतलब कि वो इस तरीके से मुझसे बातें कर रहे थे, मेरे मन में जितने भी शिकवे थे, जितने भी शिकायतें थी, वो सारी दूर हो गई। मुझे वो कहने का उनसे मौका मिला ही नहीं। कार्य व्यस्त रहने पर भी दूसरों की विश्वास और सुविधा की चिंता करना वे शायद ही भूलते थे। मतलब कि इतना बिजी होने के बाद में भी वे दूसरों के काम की चिंता करते थे, दूसरों की सुख सुविधाओं की चिंता करना वे कभी नहीं भूलते थे। मेरी याद में एक घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। मतलब कि उस वक्त मुझे एक घटना याद आती है कि एक बार जब दद्दा मैथिली शरण और मैं उनसे मिलने गए थे। मतलब कि उनके दद्दा थे मैथिली शरण जी, वो और जो महादेवी वर्मा है वे दोनों किससे मिलने के लिए गए थे, जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने के लिए गए थे। उन्होंने बड़े ही अपनेपन से मुझे रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया। दद्दा जी बोले, अवश्य पंडित जी, महादेवी जी की इस बार शुद्धि कर डालिए। हम तो किसी प्रकार बच ही गए, लेकिन यह न बच पाए। मतलब कि उस वक्त वो एक टॉन्ट मारते हैं, वो क्या कहते हैं कि आप इनकी भी शुद्धि कर डालिए। इसका ये बात कहने का उनका मतलब क्या था कि जवाहरलाल नेहरू है वो क्या करते थे, उस टाइम मांसाहारी भोजन खाते थे और जो महादेवी वर्मा थी वो उस वक्त शाकाहारी भोजन ही किया करती थी। तब उन्होंने उन्हें छेड़ने के लिए क्या कहा कि आप इनका भी शुद्धिकरण कर ही डालिए। तब उन्हें याद आया कि मैं तो दद्दा के समान शाकाहारी हूँ। तब किसको याद आया, महादेवी वर्मा को, कि मैं भी दद्दा जी की तरह शाकाहारी ही हूँ, मैं मांसाहारी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे पूछा, क्या तुम अब तक घास पाती खाती हो। मतलब कि जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने महादेवी वर्मा से क्या पूछा कि क्या तुम अब तक घास पाती खाती हो, मतलब कि वही शाकाहारी भोजन, वही रोटियां तुम खाती हो। प्रश्न के उत्तर में दद्दा ने कहा कि आप सबने हमारे लिए और छोड़ा ही क्या है। जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि क्या तुम घास पाती खाती हो, तो महादेवी वर्मा ने उत्तर न देकर उनको उत्तर किसने दिया, दद्दा ने उनको उत्तर दिया कि आपने हमारे लिए और कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसी बातचीत के बीच में भी वे इंदिरा जी को बुलाकर अलग से शुद्ध शाकाहारी भोजन बनवाने की व्यवस्था करने का निर्देश देना नहीं भूले। मतलब कि उनके बीच में बातचीत चल रही थी, लेकिन फिर भी जो जवाहरलाल नेहरू है वो शाकाहारी भोजन बनाने वाले को, उन महादेवी वर्मा के लिए शाकाहारी भोजन बनाने के लिए मतलब वो भूले नहीं थे कि हाँ उनके लिए अलग से भोजन बनाना है। रात में देखा कि कांटे, छुरी, मांस के अन्य खाद्य पदार्थों से सजी लंबी मेज पर एक ओर से मेरे लिए कढ़ी, चावल, साग, दही आदि के कटोरियों से भरी चमचमाती थाली रखी हुई है। मतलब कि वो जब रात में भोजन करने के लिए वहाँ पहुँचती है तो वो क्या देखती है, जो टेबल है उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, कांटे, छुरी पड़ी हुई है और जो मांस की जो चीज़ें होती है वो रखी हुई हैं। लेकिन एक तरफ वो देखती है तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर मेरे लिए अलग से कढ़ी, चावल, साग और सब्जियाँ, दही, ये सारे बने हुए हैं। उन्होंने जिस प्रकार मेरी इच्छा का ध्यान रखा, ठीक उसी प्रकार वे मेज के शिष्टाचार की ओर भी सतर्क थे। मतलब जिस प्रकार उन्होंने मेरे लिए शाकाहारी भोजन बनवाया, ठीक उसी प्रकार उन्होंने टेबल पर भी मेरे लिए अलग से खाना लगवाया था और उन्होंने हंसते हुए मेरी थाली अपने पास रखवाई। उन्होंने मतलब अलग से टेबल पे रखवाया तो था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने हंसते हुए क्या कहा, उनकी थाली के पास में अपनी थाली रखी और बड़े ही प्यार से बोले कि जो तुम नहीं खाती हो उसे दूसरों को खाते देख नाक बो मत चढ़ाना। मतलब कि जो तुम खाती हो वो अच्छी बात है, जो तुम नहीं खाती वो, अगर वो वही चीज़ कोई दूसरा व्यक्ति खा रहा है तो उसको देखकर तुम नाक मुँह मत चढ़ाना। आम काटने की कला में उन्हें विशेष प्रवीणता प्राप्त थी। मतलब आम काटने में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, जिसका प्रदर्शन कर वे अपने अतिथियों को मतलब आश्चर्यचकित कर देते। वो किस तरीके से आम काटते थे, आम में से वो गुठली को अलग कर देते थे और पता भी नहीं चलता था कि इसमें गुठली है या नहीं है।
ठीक है। व्यक्तिगत संबंधों की स्वीकृति और निर्वाह में उनके साथ तुलना में ठहरने वाले व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। मतलब यह है कि नेहरू जी जिस तरीके से लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते थे, वैसे संबंध कोई भी व्यक्ति किसी के साथ नहीं रख सकता था। कोई व्यक्ति बिजी होकर दूसरे व्यक्ति का ध्यान नहीं रख सकता था, जिस प्रकार जवाहरलाल नेहरू बिजी होकर दूसरे व्यक्तियों का ध्यान रखते थे, उनकी चिंता करते थे और उनसे प्यार करते थे। वे हमेशा ही खुद से ज़्यादा दूसरों की चिंता करने वाले व्यक्तियों में गिने जाते थे, इसीलिए उन्हें आज भी इतना याद किया जाता है। ओके, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। डू वर्ड मीनिंग इन योर फेयर नोटबुक and find question answer. Okay, thank you.